अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं का यह कहना है कि ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी आज इजलास हुआ जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। एक तो फैसला यह था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट बनाकर जजेस के खतूत के मामले पर उसकी कार्रवाई को बराह रास्त नशर भी किया जाए। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में यह भी फैसला हुआ है कि ग्रैंड अलायंस के जरिए एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्संस का मामला है। शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को बानी पीटीआई के फोकल पर्संस की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इस पर रद्दअमल देते हुए शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश हो रही है। कोर कमेटी का इजलास खत्म नहीं होता और मीडिया पर खबर चला देते हैं। एक जलसा अब तक नहीं हो सका। बानी पीटीआई की हिदायत पर अहम पार्टी फैसलों के लिए आज एक 10 रुकनी एपेक्स कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इस कमेटी में बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद, हाफिज फरहत, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर के नाम शामिल हैं। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में दूसरी तरफ रिलीफ भी मिल गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजा मुअत्तल कर दी थी, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर कानूनदान बावान का नाम ईसीएल से निकालने का भी कह दिया है। इसके अलावा जो है वो पीटीआई जजेस खतूत का मामला जो है वो उसको भी टेकअप कर रही है और उनके एहतजाज का महवर यही मामला है। अब इन तमाम इश्यूज को लेकर और खासतौर पर पार्टी के अंदरूनी मामला और आज अब से कुछ देर पहले ही कोर कमेटी का जो इजलास है वो खत्म हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। कोर कमेटी के इजलास से ही आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपका एलामिया देख रहा था। एक आपने फिर से मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। मैं समझना चाहता हूँ फुल कोर्ट बनाने से आपके ख्याल में पार्टी क्या समझती है, क्या फर्क पड़ेगा? पहले मुतालबा था कि मामला अदलिया के पास रहना चाहिए, तो अब अदलिया के पास है, लेकिन फुल कोर्ट अब उससे भी आगे क्यों जाना चाहते हैं? फुल कोर्ट का तो मुतालबा हमारा पहले दिन से है जी। और पहले जब 7 मेंबर बेंच बना था तो उस वक्त हमने ये भी मुतालबा किया था कि चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच के ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग के बाद वो अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा कंसिस्टेंट मुतालबा रहा है कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, जिसका हिंट चीफ जस्टिस साहब ने अपनी लास्ट जो हियरिंग हुई है उसमें भी कहा था कि शायद अगला जो सेशन हो इस कोर्ट का वो फुल कोर्ट हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि फुल कोर्ट बैठेगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। 7 लार्जर बेंच, 7 रुकनी जो बेंच है लार्जर बेंच, ये क्यों काफी नहीं है आपके ख्याल में? फुल कोर्ट इज ऑलवेज बेटर। देखिए कुछ मुकदमात की नोयत ऐसी होती है, ये 184(3) के तहत ये सुओ मोटो नोटिस है, उसमें यूजुअली फुल कोर्ट ही बैठती है। अच्छा। और फुल कोर्ट बैठ के जो भी फैसला करेगी वो मुनासिब होगा, उसको देख लेंगे कि उसके बाद क्या करें। और आप अभी भी कहते हैं कि काजी जस्टिस, चीफ जस्टिस को इसका हिस्सा होना चाहिए? वो कंसिस्टेंट, हमारा कंसिस्टेंट डिमांड है कि उनको नहीं होना चाहिए। और हमारी एक और भी डिमांड है इस सिलसिले में कि जो 6 जजेस के लेटर में जो मुतालबा किया गया है कि एक जुडिशल कन्वेंशन जो बुलाया जाए, वो कन्वेंशन से, ताकि बाकी जो जजेस हैं वो भी बैठ के बताएं कि उनके साथ क्या होता रहा, उनके साथ क्या सलूक रहा, उनके ऊपर क्या प्रेशर्स थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जजेस को खतूत मिले हैं, क्या कोर कमेटी के इजलास में इस पर भी बात हुई? पार्टी की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या हुआ है? जी मेरा ख्याल है कि जो 2-3 चीजें हुई हैं। नंबर एक तो ये खत लिखे गए जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखे हैं। उसके बाद 300 लॉयर्स ने, जो लीडिंग लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक लेटर लिखा, साइन करके भेजा चीफ जस्टिस को, और उसमें कहा जी कि इन लेटर, जो लेटर लिखा गया IHC के जजेस ने, उनके ऊपर तहकीकात की जाए बाकायदा एक्सटेंसिव किस्म की। और उसके बाद तीसरा जो फीचर है वो ये कि जी और बहुत सी आवाजें जुडिशरी के अंदर से निकल रही हैं जो कि प्रेशराइज है, जो प्रेशर परसों जब ये जो जजेस को खत मिले इनका पूछना चाह रहा था, मैं वही आ रहा था उसके ऊपर, मैं उसी पर आ रहा था कि जी ये जो सारा कुछ बन रहा है, एक प्रेशर सिचुएशन जो डेवलप हुई है, जो कि चीफ जस्टिस साहब जब परसों बैठे हुए उन्होंने वो लाइव टेलीकास्ट किया तो उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ही इज अंडर प्रेशर, और जो उनका कॉन्डक्ट था वो भी प्रेशर को जाहिर कर रहा था। तो अब ये जजेस को डराने का जो काम है, इसकी एक नई मैकेनिज्म इजाद की गई है। और वो रेशमा कोई है
जो कि जिसकी तलाश में इस वक्त सारी फेडरल गवर्नमेंट है। और मैंने उनको यही कहा था कि जी तलाश करने की बात नहीं है, वो आपके किसी कमरे में बैठी होगी, उसको वहां से निकाल कर हमारे सामने पेश करें। कल राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में थे तो उनका तो मौकफ ये था कि इसके पीछे शायद ऐसा लगता है कोई पीटीआई वाले ही हैं, क्योंकि इस सारे मामले की बेनिफिशियरी पीटीआई है। देखिए पीटीआई बेनिफिशियरी नहीं है, अभी तो वक्त बताएगा कि कौन बेनिफिशियरी है, नंबर एक। नंबर दो बात, राना सनाउल्लाह साहब तो वहां बैठे हुए हैं, वो तो पावर में बैठे हुए हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशमा के बारे में ये कहा गया है, रेशम या रेशमा जो भी उसका नाम है, उसके कहा गया जी कि जीपीओ और रावलपिंडी में उसने ये सारा कुछ किया है। अच्छा, जीपीओ और रावलपिंडी में जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो बिल्कुल वैसे ही टूटे हुए निकले हैं या तोड़े गए हैं जैसे कि 9 मई को तोड़े गए थे, ताकि कोई सबूत ही ना रहे इनकी कंप्लिसिटी का। जैसे 9 मई के इल्जामात हमारे ऊपर डाले गए हैं और जब प्रूफ लेने गए तो वो कुछ भी वहां मिला नहीं है, यानी कि एक्शन करने से पहले उनको तोड़ दिया गया। तो ये जब हुकूमत में लोग बैठे होते हैं तो फिर इस किस्म के इल्जाम जब लगाते हैं तो ये जो इल्जामात है, देखिए रऊफ हसन साहब, पार्टी तो अपने उन कारकुनान को ओन करती है, तो क्या अभी भी तो पार्टी का क्या वो कारकुनान जो है वो गिल्टी है? हम ओन करते हैं 9 मई जो है वो करवाया गया, क्या वो गिल्टी है? वो गिल्टी होंगे साबित उस वक्त जबकि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी। अच्छा, जबकि वो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी। देखिए एहतजाज मसला नहीं है, 9 मई को मसला था तोड़ फोड़ का, तो क्या तोड़ फोड़ जो है वो पीटीआई के कारकुनों ने की या किसी और ने की? किसने की? इसको जुडिशियल जो इंक्वायरी होगी वो ही जाहिर करेगी। मैं आप या कोई और बंदा नहीं उंगली उठा के आप अपने कारकुनों का तो बता सकते हैं कि क्या पीटीआई के कारकुनों ने तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया या नहीं किया? हमने कहा है इट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड ऑन 9th में, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तयन करना कि किसने किया, ये मेरा या आपका काम नहीं है। ठीक, ये है एक जुडिशियल इंक्वायरी के थ्रू काम होगा जो कि इसकी तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता चलेगा कि कौन लोग थे। जब वो सामने आएंगे तो फिर मुकदमे चलाएं, जो गिल्टी है उनको पनिश करें। पार्टी ने अपने कारकुनान, तो देखिए इस वाकये को बहुत अरसा गुजर चुका, तो क्या पार्टी अभी भी कहती है कि हमारे कारकुनान ने ये नहीं किया? अगर हमारे कारकुनान कहते हैं कि हम नहीं थे, हमने तोड़फोड़ नहीं की, कोई और अनासर थे, कौन थे अनासर मुझे नहीं पता वो। अच्छा, तो उसकी तहकीकात कर लेना। एक बंदे को गिल्टी डिक्लेयर करने से पहले उसका गिल्ट एस्टैब्लिश तो कर लेना। लेकिन जो कारकुनान थे, जो कॉल्स थी, जो बाहर एहतजाज की कॉल थी, वो तो पार्टी की तरफ से थी। पार्टी की एहतजाज की कोई कॉल नहीं गई थी, वो चंद इंडिविजुअल्स ने की थी, लाजमी बात है, लेकिन वो क्या था? दैट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द मैनर इन विच खान साहब वाज अरेस्टेड, दैट ब्रूटल मैनर जिसको कि आपने अच्छा, वो जो अरेस्ट किया गया उसके सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए। भाई वो हमने नहीं तोड़े, वहां तो हम है ही नहीं थे, उसकी भी नहीं मिल रहे कैमरे, उसकी फुटेजेस भी नहीं मिल रही। भाई जहां जुर्म होता है वहां की फुटेजेस गायब हो जाती हैं, ये कौन कराता है? ठीक, अच्छा इसमें मुझे बताइए, जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है और एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है, क्या ग्रैंड अलायंस क्या है आपके ज़हन में जिसके साथ मिलकर आप जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने वाले हैं? खान साहब को गए थे, मैं एक दफा जब गया था तो उन्होंने इसका जिक्र किया था, ये तकरीबन कोई 2 महीने पहले की बात है, कि पाकिस्तान की जितनी भी जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं उनके साथ आप मिलें, उनसे बातचीत करें और कोशिश करें कि वो तमाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए ताकि हम जमहूरियत के फ़रोग के लिए और जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए एक तहरीक लॉन्च करें। अब वो इसमें आपने अगर देखा होगा 13 पॉइंट एजेंडा जो हमने जो एलानिया जारी किया था 4 दिन पहले जब हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी हमने ये कहा है कि 5-6 चीज़ा चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने रखी है वो है सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल है, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल है, इसके साथ जमहूरियत का रिवाइवल है थ्रू होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये 3 चीजें हैं, प्लस सबसे पहले सिविलियन बालादस्ती को कबूल किया जाए। अच्छा। आइन की बालादस्ती को कबूल किया जाए, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती को कबूल किया जाए, जमहूरियत की बालादस्ती को कबूल किया जाए। इस मिनिमम प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम 6 जमातें जो इकट्ठी हुई थी उस दिन, वो एग्री उन्होंने। और मेरी तस्दीक कर दीजिए, इस पे बीएनपी शामिल है, पीटीआई शामिल है, जमात इस्लामी शामिल है, सुन्नी काउंसिल शामिल है और पीटीआई है, जमात इस्लामी है, 6 जमातें। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल अभी नहीं है, अभी नहीं है, और ना ही वो इस एहतजाज, ये जो ग्रैंड अलायंस की आप बात करें जिसके साथ मिलकर एहतजाज चलाने की वो अपना एहतजाज उन्होंने अलग अनाउंस किया। लेकिन आपके साथ जमीयत उलमा इस्लाम की, अभी तक रहमान की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, वो इसमें हमारे लोग उनसे राब्ते में हैं, वो हमारे लोगों के क्या है, सड़कों पर जलसे होंगे, क्या पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा? क्योंकि अभी मैं उनका बयान देख रहा था, जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने तो कहा कि हम पार्लियामानी एहतजाज करेंगे, उसकी तरफ जो है वो पार्लियामानी एहतजाज जारी है। अच्छा, वो तो हम कर रहे हैं, वहां हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर है, लीगल फ्रंट के ऊपर भी हमारी जद्दोजहद जारी है। ये जो है ये बेसिकली पीसफुल अवामी एहतजाज होगा, जलसे होंगे। मशीन में पहला जलसा हमारा 13 तारीख को होगा। अच्छा। 13 से हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जलसा एक और है, कराची में है
रावलपिंडी में है। ये हम जलसों का जो पूरा शेड्यूल है ये अनाउंस करेंगे 12 तारीख को। अख्तर मैंगल साहब के घर में हमारी मीटिंग है। अच्छा। इस इत्तेहाद की जो अगली मीटिंग है और वहां हम जलसों का सारा शेड्यूल अनाउंस करेंगे और 13 का जलसा जो है वो भी पशीन में हम करेंगे। अच्छा। वहाँ महमूद खान चक साहब जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी आप लोगों ने जलसों का जो है वो प्लान है और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जलसे किए जाएंगे। वक्त के साथ साथ चेंज होता है कि अब देखेंगे इसमें और क्या फैक्टर्स हम शामिल करते हैं, किस किस तरीके से हमने एक पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना है। तो ये मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक। और ये फोकल पर्संस की तैनाती वाला मामला है, ये क्या अब इस पर पार्टी के अंदर क्या कोर कमेटी में भी आज इस पर बात हुई? ये फैसला हो चुका हुआ था कोर कमेटी के इजलास से पहले, तो कोर कमेटी ने उसको रेटिफाई करना होता है, वो कर दिया गया है। तो लेकिन नोटिफिकेशन उससे पहले आ चुका हुआ था। देखिए खान साहब शेर अब्दुल मरवत साहब वाली कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम है कि खान साहब के साथ मिलना जो है वो एक अजाब बना दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है जी, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, उसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है इसकी जेल की उसका बहुत अमल दखल है। वो कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जिनसे खान साहब नहीं मिलना चाहते। तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया है हमने बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमेटी ऑफ 5 फोकल पर्संस। वो आपने उसका भी नोटिफिकेशन हमने कर दिया था। उसमें गौर साहब हैं, उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उसमें शिबली फराज हैं, उसमें पंजोता हैं, इंतजार पंजोता हैं और 5वां उसमें एक और बंदा है जो कि उसमें शामिल है। क्या मेरा ख्याल आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, 5 लोग हैं। तो ये लोग जो हैं इनकी मर्जी से कोर्ट ने भी फैसला किया था, ये जिसको रिकमेंड करेंगे खान साहब को कंसल्ट करने के बाद जिसको मिलना चाहते हैं वो, तो उनके नाम जो है ये देंगे ताकि वो हर जुमेरात को खान साहब से जाके मुलाकात कर सके। लेकिन इसके ऊपर जो एतराजात हैं फोकल पर्संस के हवाले से वो फिर क्यों जो है वो किए जा रहे हैं? पार्टी के अंदर से शेर अब्दुल मरवत साहब ने एतराज किया इसके ऊपर। किस किस्म का एतराज है उनको? उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो उनको जो है वो आउट। क्या ये साजिश जो है ये इमरान खान साहब कर रहे हैं? क्योंकि ये तो मैं था जब उन्होंने ये फैसला सादर किया कि ये करना है, और हम तो जो काम है उनकी मर्जी से करते हैं, उनकी अप्रूवल से करते हैं। कम से कम जो जहाँ जो नोटिफिकेशन होती है वो तो उनकी डायरेक्टिव आती है, तो उनकी जाती तौर के ऊपर खान साहब ने अप्रूवल की, उनके कहने पर उन्होंने कहा है कि दिस विल सुपरसीड दी प्रीवियस फोकल पर्सन। सो अभी 5 लोगों की ये जो जमात है, जो फोकल पर्सन का ग्रुप है, यही सिर्फ फैसला करेगा। और पार्टी के अंदर जो वकला हैं और जो सियासी रहनुमा हैं, मुकम्मल हम आहंगी है उनके अंदर पार्टी को किस तरह अपना काम कर रहे हैं, सियासी रहनुमा अपना काम कर रहे हैं। कुछ वकला जो है वो अब सियासत में भी, मैदान में भी उन्होंने एंट्री दी है, वो हमारे कोर कमेटी में भी मौजूद है। 6 या 7 वकला मौजूद हैं, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। सियासी फैसले तो सियासतदानों नहीं करने हैं ना, और वकील जो है वो लाजमी बात है, जो लीगल इश्यूज हैं हमारे और बहुत से हैं, गंभीर इश्यूज हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से और बड़ी कॉम्पिटेंस के साथ वो उनको हासिल कर रहे हैं। और मुकदमे जो है अब अनटेंगल होने शुरू हो गए हैं। एक तोशा खाना देखिए आपको, उसमें वो सस्पेंड हो गए। हम काफी वैसे रिलीफ मिल रहा है। मैंने आपसे पहले भी एक दफा पूछा था कि क्या शायद अदालती रवैये आपकी तरफ जो है वो बदल रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों के नाम ECL से निकल गए, सजा सस्पेंड हो गई, जमानतें भी हो रही हैं, तो क्या कुछ हवाओं का रुख भी बदला है? देखिए छोटी अदालतों में तो उन्होंने तलाश कर लिए दिलावर, उन्होंने तलाश कर लिया बशीर, वैसे जजेस आए जिन्होंने के कॉन्स्टिट्यूशन को रोन कर, लॉ को रोक कर उन्होंने पनिशमेंट तो ले ली, लेकिन इनमें कोई वजन नहीं था, क्योंकि इन एलिगेशंस में कोई वजन है ही नहीं। इन्होंने अनटेंगल तो होना था, अनरेवल तो होना था उन्होंने। और सारे हमारे लॉयर्स जो कहते थे कि जब ये हाईकोर्ट लेवल के ऊपर पहुंचेंगे तो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। अब हाईकोर्ट लेवल के ऊपर इस किस्म की सजा देना जो इसका बेसिस कोई ना हो, वो पॉसिबल नहीं होता। तो देखते हैं हम ये क्या करते हैं। हालांकि हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भी हमारे बड़े तहफुजात हैं और हम बारहा उसका इजहार भी कर चुके हुए हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमें फील हो रहा है अब कि ये मुकदमात जो हैं, चूंकि डिले किया जा रहा था ना, अगर ये इससे पहले 3 महीने पहले भी हम इसको हाईकोर्ट लेवल के ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसके ऊपर बैठे हुए थे, डिले कर रहे थे उनको फैसलों में, तो इसलिए ये डिले हुई है। अदरवाइज तो ये अब तक खान साहब बाहर होते। राइट, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने खसूसी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय हुकूमत ने 2020 से अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद को कत्ल करवाया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया एजेंट से हुई गुफ्तगू और पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की फराहम करदा दस्तावेजात से पता चला है कि किस तरह भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसने 2019 के बाद से कौमी सलामती के नाम पर मुबैना तौर पर बैरून मुल्क लोगों को मरवाना शुरू किया।
किया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑफिस कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस एहलकारों से गुफ्तगू से इन इल्जामात को तकवीयत मिलती है कि भारत ने एक ऐसी पॉलिसी पर अमल दरामद किया जिसके तहत वो ऐसी शख्सियात को बैरून मुल्क टारगेट कर रहा है जिसे वो भारत का दुश्मन समझता है। अमेरिका और कनाडा ने भारत पर खुले इल्जाम लगाया था कि वो इख्तलाफ राय रखने वाले अशखास बशमूल सिख अलहदगी पसंदों को कत्ल कराने में मुलव्वस है। 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस के एहलकारों से गुफ्तगू और दस्तावेजात में भी इस बात की तस्दीक हुई कि ये मामला बराह रास्त इसमें रा मुलव्वस है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के हवाले से बताया गया कि इन अमवात की मनसूबाबंदी रॉ के स्लीपर सेल्स ने की जो किसी दूसरे मुल्क से काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 इंडियन इंटेलिजेंस अफसरान ने गार्डियन को यह बताया कि रॉ की बैरून मुल्क अलहदगी पसंदों को खत्म करने की पॉलिसी पर जो तवज्जो है वो पुलवामा हमले के बाद हुई जिसमें 40 इंडियन फौजियों को खुदकुश हमलावर ने हलाक किया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद ने कबूल की थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। गार्डियन को यह भी इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया कि पुलवामा हमले के बाद जो है वो इस अप्रोच को तब्दील किया गया और फैसला हुआ कि इन अनासर को हमला करने या खलल पैदा करने से पहले टारगेट किया जाए। इससे पहले पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने रवां साल 25 जनवरी को यह दावा किया था कि उनके पास पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे जाने वाले 2 ऐसे वाकयात हैं जहां पर भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद है। उन्होंने कहा कि कत्ल किए जाने वाले दोनों लोग पाकिस्तानी शहरी थे और उन्हें एक उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाया गया। उनका मजीद कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी भारत इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है और अमेरिका और कनाडा में ऐसी कार्रवाइयों में एक जैसा ही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट की एक मस्जिद में कलदम जमात दावा से वाबस्ता एक साबिक कारकुन को हलाक किया गया। मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी साबिक शहीद स्टेडियम के करीब वाक़ मस्जिद में फजर की नमाज अदा कर रहे थे कि हमलावरों ने उन पर हमला किया। जबकि 11 अक्टूबर को भी नमाज फजर के दौरान डस्का की एक मस्जिद में टारगेटेड हमले में एक नमाजी जो कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मजहबी कारकुन शाहिद लतीफ और उनका सिक्योरिटी गार्ड जो था उसको टारगेट किया गया। द गार्डियन के इन इंकशाफात के असरात क्या होंगे, कितना ये संजीदा मामला है, इस पर जो है वो प्रोग्राम के सिलसिले में बात होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे से मजीद बात करते हैं। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा आपके ख्याल में कितना संजीदा मामला है और ये जो रिपोर्ट अभी आई है गार्डियन की ये ऐसा लगता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से एक मुकम्मल चार्जशीट है। देखें रेमान ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और जो जिस तरीके से गार्डियन ने पूरी रिसर्च करके दी है इसका मतलब कि उन्होंने तमाम 2+2 तमाम कॉर्नर्स को जोड़ के फिर खबर शाये की है और वो जब ऐसी खबर शाये करते हैं दे हैव ऑल कॉन्क्रीट प्रूफ्स और इससे इंडिया के नरेंद्र मोदी का जो काला मकरू चेहरा है इस गुजरात के कातिल का वो सबको नजर आ जाता है और ये क्लियर पता चलता है कि रॉ जो है वो टोटली रिमोटली कंट्रोल्ड है नरेंद्र मोदी के। और ये सब कुछ इन्होंने स्टार्ट किया जब नरेंद्र मोदी इजराइल गया फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर उनकी लाइन पे ही चल पड़ा जो वो दुनिया में कर रहे हैं। जैसे वो उन्होंने अभी आपके सामने इसमें शाम में एक रॉकेट से ड्रोन फायर किया जिससे उनका जो पाकिस्तान का कमांडर मारा गया, 8 लोग मारे गए। इसके बाद यही हरकतें हर किस्म के अरब ममालिक में और लीबिया में, ईरान में, सब मुल्कों में करते रहे हैं। ये ट्रेनिंग वहाँ से लेकर आया और उसके बाद उन्होंने अपने रॉ के लोगों को भेज के वहाँ ट्रेन किया। दिस इज वेरी सीरियस ट्रेंड। जो इन्होंने कनाडा में मारा हरदीप सिंह को, उसके बाद इन्होंने प्रदीप सिंह को आपको देखा, ये पिंडवाड़ को जो लाहौर में मारा, ये जो सिख थे वो इनको उन्होंने मारा। उसके बाद अब इन्होंने 20 पाकिस्तानी जो है 2020 से लेकर अब तक वो उन्होंने तमाम डिटेल दी है, कहाँ स्लीपर सेल हैं, कौन से इस्लामिक ममालिक पर तैयारी हुई, किस तरीके से मारा गया, सारी डिटेल आ गई हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज फॉर द होल रीजन एंड इन द वर्ल्ड, बिकॉज कनाडा और अमेरिका में वो पहले ही कर चुके हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन इसको कंडेम कर चुकी है। लेकिन ये इतना रोग बन चुका है तो कोई डर नहीं है। ये अपने इलेक्शन जो आ रहे हैं, ये आई वुड से गार्डियन की रिपोर्ट जो है ये इंडिया को इलेक्शन में इसको और फेवर करेगी, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इसके लिए और सपोर्ट होगी।
अच्छा, लेकिन ये दावा गार्डियन की तो रिपोर्ट हारिस नवाज साहब अब आई है, लेकिन इससे पहले ये दावा पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से भी किया जा चुका है। पाकिस्तान में जो CTD ने तहकीकात की थी और ख़ास तौर पर जो हाफिज सईद के घर पर अटैक हुआ था, उस हवाले से भी ये कहा गया था कि इसके ताने बाने जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। अब आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है या इस तरह की कार्रवाइयां हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस जो हैं वो रहती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत प्रोएक्टिव होने की जरूरत है इस मामले के अंदर। ये जितने पहले इंसिडेंट हुए हैं, हमने इसका पूरा डोजर आई एम श्योर बना होगा, कंसर्न क्वार्टर्स को गया भी होगा, बट इट हैव टू बी वेरी ओपन एंड वोकल। ये हमें अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और यूनाइटेड नेशन को और इस्लामिक ममालिक को, OIC को बताने की ज़रूरत है। दैट प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करना चाहिए। ये हम इसको बहुत अंडर यूज़ करते हैं। OIC 57 ममालिक का ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट बी यूटिलाइज, और ये प्लेटफॉर्म शुड बी यूज टू टेक इट फर्दर, चाहे वो अमेरिका में जाना हो, यूरोपियन यूनियन में जाना हो, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना हो। क्योंकि गुलबचन जादेव की मिसाल है, इसके बाद सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इवन इंडिया इज अ सेट केस फॉर सेंडिंग टू FATF, ताकि वहाँ पर जो फ्रेंचिंग टेररिज्म करते हैं पाकिस्तान ने $1,044 करोड़ का इन्होंने वहाँ पर फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। पूरी ये जो पैसा कनाडा में खर्च हुआ मारने का, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, दुबई में हुआ, जहाँ भी हुआ, दैट इज अ क्लियर मैनिफेस्टिंग इट, दे आर डूइंग इट ओपनली एंड नोबडी इज गोइंग टू चेक देम बिकॉज़ दुनिया के इंटरेस्ट है। पर ये दोगुनी अच्छा, इसमें हारिस नवाज साहब ये जो स्लीपर सेल्स वाला मामला है और ख़ास तौर पर ये जो तीसरे ममालिक में जाकर अपना नेटवर्क कायम करना और उसके बाद फिर कार्रवाई करना, जैसा पाकिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात का भी जो है वो नाम आया, अब ये सारे मामले को किस कदर कॉम्प्लिकेट कर देता है? दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और यही मैं बात कर रहा हूँ। ये स्लीपर सेल एक्चुअली आर यूटिलाइज फॉर ये एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज के दूसरे मालिक में। ये इनके स्लीपर सेल कनाडा में भी हैं, USA में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और बाकी रीजनल कंट्रीज के अंदर भी हैं। क्योंकि ये तो पूरा आप अपने नेबर्स को इन्होंने पूरा इंटेंगल किया हुआ है। उनको तो ये फोर्स करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऐसा किया हुआ घेरे के वो कहीं जा ही नहीं सकते। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, उसके बाद श्रीलंका को दबाया हुआ है, मालदीव को दबाया हुआ है, ये भूटान को दबाया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये अब इनकी आदत बन चुकी है। समबडी हैज टू टेक अ स्टैंड। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे फॉरेन ऑफिस को और प्रोफेशनल फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव टू टेक इट ऑन अलॉन्ग विद इंटीरियर एंड हमारी सिक्योरिटी एजेंसी मिलके बनाएं और दुनिया को बताएं, इसका काला दिखाएं व्हाट इज डूइंग एंड इसके पूरे रीजन में और दुनिया में क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजज़ियाकार बात कर रहे थे। आमिर बिलाल सूफी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। आमिर बिलाल सूफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर बिलाल सूफी साहब, ये इंतहाई संजीदा नोयत का मामला है। पहले भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से ये दावा किया जा चुका है, लेकिन अब ये गार्डियन की जो रिपोर्ट आई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है, क्या इस मामले में पाकिस्तान के शहरियों को जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया गया, क्या कोई ऑप्शन आपकी नज़र में है कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है, और जब ये पहली दफ़ा मंजर आम पर आई थी उस वक्त भी ये वाज़ेह था कि ये बैनुल-अक़वामी कानून की आउटराइट वायलेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग का एक फ्रेमवर्क आपको नजर आता है, और आपको इसलिए भी काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि ये एक काइंड ऑफ ओवरकिल भी है फ्रॉम द इंडियन साइड। क्योंकि अगर आप देखें गुज़िश्ता 3-4 साल से इंडिया लॉफेयर में जो उसके अहदाफ हैं उनको बाय एंड लार्ज अचीव करता जा रहा है। कश्मीर वाला जो इशू था 5 अगस्त वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद उसको उन्होंने अप्रूव करवा लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसी तरह पाकिस्तान के बारे में एक 700 के पाकिस्तान हॉटबेड है टेररिज्म का, उसके बारे में दुनिया भर में उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज करवाया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये किलिंग करना और इस तरह से स्पेसिफिक असैसिनेशन करना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहीं और, ये लगता है कि ओवरकिल है और इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, कोई इमीडिएट थ्रेट समझ में नहीं आता।
एक्सेप्ट की वायलेशन है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन इनको लीगल फ्रेमवर्क में लाना भी जरूरी होगा, ताकि उसकी बुनियाद पर आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फ्रेमवर्क को ट्रिगर करके, क्योंकि FIR यकीनन दर्ज हुई होंगी, अननेम्ड FIR इन मुख्तलिफ वकूओं की, ठीक है, उसको लीगल डायमेंशन उसकी जो है उस सिमत में मेरा ख्याल है जाना इसकी दो मिसालें आमिर बिलाल सूफी साहब, अमेरिका में जो लीगल सीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं और कनाडा के अंदर खास तौर पर, और कनाडा ने तो बहुत सीरियसली इस मामले को जो है वो टेकअप किया। यहाँ भी हमारी जो CTD थी उसने तहकीकात की और उसके भी जो है वो उस हवाले से भी एक आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से दावा किया गया था कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी इसके अंदर मुलव्वस है। तो क्या जिस तरह से अमेरिका और कनाडा इस मामले को परस्यू कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी उन कोशिशों में शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान अपने तौर पर जो है वो कुछ इस मामले को जो डोमेस्टिकली है अपने मुल्क के अंदर, इसको जो है वो किसी तरह से उठाया जा सकता है? कानूनी तौर पर ऑप्शंस यहाँ पर क्या है हमारे पास? जी, यहाँ पर तो आपके पास कानूनी ऑप्शंस नहीं है, कानूनी कंपल्शंस हैं। अच्छा, जब भी कोई वकुआ हो जाए, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट दैट। अब ये जो एक्स्ट्रा किलिंग्स हुई हैं, जिसकी वजाहत जो है गार्डियन में इस रिपोर्ट में दी गई है, जाहिर है उसकी FIR रजिस्टर हुई है। उन FIRों की तहकीकात जो है उनको उसी तरह ट्रांसनेशनल क्राइम है ये, तो वो तो आपको करनी है। दैट इज योर लीगल कंपल्शन। आप ऑफेंस को अगर वो हो जाए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर वो ट्रांसनेशनल नेचर का हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट टू फॉलो अप ऑन दैट। चाहे वो UAE की ज्यूरिसडिक्शन में पार्शली हुआ है, चाहे उसकी फंडिंग यूरोप में है, चाहे वो अमेरिका से उसका ताल्लुक है, और यही चीज अमेरिकन और कैनेडियंस करने पर मजबूर हैं, क्योंकि लीगली स्पीकिंग जब भी कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, होस्ट स्टेट की, टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में वो किस तरफ पॉइंटेड तरीके से किसका नाम सामने आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली विद इन रियासत स्पेसिफिकली होता है, वो एक सेपरेट डिबेट है। वो जब इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होगी, तो फिर हमारे सामने ज्यादा वाज़ेह चीजें आ जाएंगी। और लेकिन जो ऑप्शन आपके पास है वो है कि आपने इस मामले को किस हद तक उठाना है एट अ ग्लोबल लेवल। अब वो एक सियासी चॉइस है, क्योंकि जो सियासी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या आपकी पार्लियामेंट है, उसमें जो सियासी जमातें हैं, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड कि इसको उन्होंने किस लेवल तक लेकर जाना है और क्यों लेकर जाना है, उससे फॉरेन पॉलिसी के कौन से अहदाफ हासिल करने हैं। तो आई थिंक इसका जो वेन्यू ऑफ फर्दर डिलिब्रेशंस है वो होना चाहिए पार्लियामेंट की कमेटी के, हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ थे और उनका मौक़िफ़ था कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। आज हालांकि ये इतना संजीदा मामला है और ये रिपोर्ट सामने आई है, तो तवक्को थी कि शायद दफ्तर खारजा की तरफ से और जो हुकूमत पाकिस्तान उसकी तरफ से इस मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इस मामले पर जो है वो मज़ीद जोर दिया जाता। लेकिन इंतज़ार है कि पाकिस्तानी हुकाम भी जो है वो इस मामले को उतनी ही संजीदगी से ले जितना संजीदा ये मामला है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया है जिसमें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई की गई है। UN इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही है और अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज्यादा इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 में महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। इकनॉमिक सर्वे में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की जो शरह है वो कम है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने की तस्दीक की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है। आइंदा माली साल में शरह नमू में दोगुना और बतदरीज इजाफा होगा, जबकि अगले माली साल जो महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। IMF के तर्जुमान ने कहा कि
पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, ताहम IMF प्रोग्राम मैशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। तवक्को है कि IMF बोर्ड की जो मीटिंग है वो रमा माह के आखिर में होगी। क्या हुकूमत मुआशी मामला संभालने में कामयाब होगी और क्या आइंदा दिनों में मईशत के हवाले से कुछ और भी अच्छे इशारे सामने आ सकते हैं, इस पर बात होगी। हारून शरीफ साहब मेरे इस वक्त मौजूद है, माहिर मईशत हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब, ये जो दूसरा IMF का प्रोग्राम जिसमें हुकूमत जाने का फैसला कर चुकी है, IMF की तरफ से भी अब ऐसे इशारे हैं, आमादगी जाहिर कर दी गई है, आपके ख्याल में ये एक ट्रांजिशन होगी या फिर इस प्रोग्राम को लेने के लिए भी पाकिस्तान को कुछ गैर मामूली इकदाम जो है वो उठाने पड़ सकते हैं? जी, पाकिस्तान के अपने फायदे में है कि वो एक मैसिव रिफॉर्म का प्रोग्राम शुरू करे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम से तो हुकूमत के जो बिल पे होने एक्सटर्नल, उनमें स्टेबिलिटी आएगी, करंट अकाउंट में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक अपडेट देखें तो वो 1 करोड़ लोगों का इंडिया दे रहे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। 2% के ऊपर हम पाइट भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है, UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यही कह रहा है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे नीचे है। तो हमें बड़े मैसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसकी उन्होंने 5 एरियाज डिफाइन भी किए हैं कि आप स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए जो कि नीचे जा रही है थोड़ी सी, तो शरह सूद फिर इवेंचुअली थोड़ी बैलेंस आउट हो सकती है, आपका एक्सटर्नल आपके रिजर्व मुस्तहकम हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ को 4-5% पे ले जाना होगा। एवरेज ग्रोथ साउथ एशिया की 5.6% है। अच्छा, तो जब तक और हम 2% पे हैं, तो हमारी जो 250 मिलियन पॉपुलेशन में से तकरीबन 100 मिलियन शरह गुर्बत के ऊपर या नीचे है। उनके लिए अगर हमने मौके देने हैं तो ये बहुत कम है और हमें मैसिव रिफॉर्म करना होगा इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये जो UN इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें महंगाई कम होने का भी जो है वो इशारा दिया गया है, इसके पीछे वजूहात आप क्या देखते हैं? ये अगर कुछ स्टेबिलिटी के आसार नजर आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, जो महंगाई का UN एसकैप की जो रिपोर्ट है, उन्होंने तो खैर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को 25-26 में गिरते दिखाया, लेकिन जो बाकी इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 18-20% के आसपास आ जाएगी, जो कि पहले से कम है लेकिन बहुत कम नहीं है। लेकिन फिर भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड 2 साल से 2.5 साल से हम 30% इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं, तो उसका एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट भी आता है। दूसरा ये है कि हमारे अब रिजर्व्स कुछ मुस्तहकम है, करेंसी की वॉलेटिलिटी बेहतर है और हमने इंपोर्ट पे कर्व लगाया हुआ है। आप ये याद रखें कि इंपोर्टेड चीजें अभी हम रोक रहे हैं। असल हमें पता चलेगा जब हम इंपोर्ट खोलेंगे, जब हम ग्रोथ की तरफ कुछ एक्सपेंशनरी पॉलिसी करेंगे। लेकिन अभी तो मनी सप्लाई टाइट है, सूद बहुत हाई है, तो इसलिए डिमांड कंप्रेस है। रमजान में और ईद पे थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन 3 साल में ये कंप्रेस्ड रहेगी 3 माह में। इसके बाद पता चलना शुरू होगा कि इन्फ्लेशन वाकई नेट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ जरिए हमारी पैदावार बेहतर हुई है। ठीक है, और ये बैरूनी कर्जों के हवाले से भी काफी बहस है। हारून शरीफ साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों या सालों में आप हुकूमत के लिए देख रहे हैं? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा बैरूनी नहीं, अंदरूनी कर्जे जो हैं वो तकरीबन 65 से 70% हैं ओवरऑल डेट का, और शरह सूद बहुत हाई है। जो बैरूनी कर्जे हैं वो तकरीबन 33% है हमारे ओवरऑल कर्ज का, जो कि 76% GDP का हिस्सा बनता है। हमारे बैरूनी कर्जों का हमारा मसला ये है कि हम यहाँ पे तो चले अपने पाकिस्तानी करेंसी नोट छाप लेते हैं या और कर्ज ले लेते हैं, लेकिन बाहर का जो कर्जा है वो डॉलर्स पे करने के लिए इकोनॉमिक्स ये कहती है कि एक्सपोर्ट को 15% हर साल बढ़ना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट 2 तरह से बढ़ेगी, जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाएंगे ताकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी बेहतर हो सके। इस वक्त हमें जोर ये देना है कि अगर आपने सस्टेनेबल तरीके से बैरूनी अदायगियों को मैच करना है
तो आप मजीद कर्ज लेके उस दलदल से निकल नहीं सकते। तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, कुछ रेमिटेंस को लीगल चैनल से लाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेशर कम हो। जो मैंने अभी रिपोर्ट देखी है पाइट की, वो कह रही है कि 5 साल में हमारी अदायगियां तकरीबन 120 अरब डॉलर की है। तो हर साल हमारे पास कोई 10-12 अरब डॉलर का गैप है। तो उसको अगर हमने सस्टेनेबल फिल करना है तो ओनली वन वे कि आप एक्सपोर्ट पे जोर लगाएं। ये कर्ज करके, दोस्तों से पैसे लेके, बेल आउट लेके, ये अब काम मुझे खासा मुश्किल दिखाई देता है। और उसके लिए हमें, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो हम डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं कुछ सेक्टर को सब्सिडीज देके, हमें वो सब्सिडी रोकनी पड़ेगी क्योंकि वो सेक्टर्स प्रोडक्टिव नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमारे मौजूद थे और मुल्क की मीशत के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया गया। इस मौके पर मुल्क में रैलियां निकाली गई और फलस्तीन में जारी इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया गया। यौमुल कुद्स के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जुल्म को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल ने जुमे को पाकिस्तान की एक करारदाद भी मंजूर की जिसमें इसराइली फौज को गजा की पट्टी में मुमकिन जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार ठहराने की अपील की गई है और मुतालबा किया गया है कि इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकी जाए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल से सिफारती राब्ते मुअत्तल करने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल में तैनात इमाराती सफीर ने कहा है कि इमदादी कारकुनों की हिलाकत स्याह तरीन दिन था। इमाराती वजारत खारजा ने भी इमदादी कारकुनों की हिलाकत पर इसराइली सफीर से टेलीफोन पर राब्ता करके नाराजगी का इजहार किया है। यह हम पेशरफ्त उस वक्त सामने है जब 2 अप्रैल को गजा में इसराइली फजाई हमले में एक इमदादी तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुन हलाक हो गए थे। इस हमले के बाद दुनिया के कई अहम ममालिक ने इसराइल के इस कार्रवाई की मजम्मत की, जबकि खुद इसराइल ने भी इसे अपनी संगीन गलती करार देकर एतराफ भी किया। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन का यह कहना है कि इसराइल ने गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो हम उनकी हिमायत तर्क कर सकते हैं। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि गजा में शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान, इंसानी तकलीफ और इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस और मखसूस इक़दामात का ऐलान किया जाए और उन पर अमल दरामद किया जाए। अमरीकी सदर ने इसराइल को अपनी पॉलिसी तब्दील करने का अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंग बंदी रोकने के लिए जितनी कोशिशें हुई हैं उन्हें खुद अमरीका ने ही वीटो के जरिए कामयाब नहीं होने दिया। अमरीका के इस रवैये पर तनकीद करते हुए ईरान ने इल्जाम आयद किया कि इसराइल को ना रोककर अमरीका ने गजा जंग दूसरे ममालिक शाम और लबनान तक पहुंचा दी है। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर भी मिसाइल हमला किया था, जिसमें ईरानी फौज के सीनियर कमांडर समेत 8 अफराद जहां बहक हो गए थे। इस वाक़े के बाद ईरान ने इसराइल से इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ईरान और इसराइल और अमरीका के माबैन कशीदगी में भी मजीद इजाफा हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।